नमस्कार। आप सभी को पता है मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रहा हूं अपने वाईटी चैनल पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला पर। करण सर हिंदू लॉ पढ़ा रहे हैं और सबसे विशेष है ये जो बैच है, ये जो क्लासेस हैं बेटा जुडिशियल सर्विस के लिए हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप हमसे पढ़ तो लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, नोट्स कहां से मिलेंगे, पीडीएफ कहां से मिलेंगे? बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, आपको बेटा एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करो, आप इस पेज पर आ जाओगे, खुद को इनरोल्ड करो, ऑल क्लासेस में जाओगे, ऑल क्लासेस में फैमिली लॉ में जाओगे, फैमिली लॉ में बेटा ऑल कंटेंट पे क्लिक करोगे, नोट्स पे करोगे और चुटकी बजाते आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो इस माध्यम से आप अपने नोट्स को डाउनलोड करें, खुद को एनरोल करें, हमारे साथ बढ़ें। तो आज हमारी चर्चा होगी मुस्लिम लॉ में उस कॉन्सेप्ट पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, और इस पर बहुत सारे हिस्टोरिकल जजमेंट मिलते हैं और आप तस्वीर से देख सकते हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूं, दैट इज अबाउट मैरिज, निकाह। और निकाह को ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, एक और मुस्लिम निकाह को पढ़ाऊंगा और वहीं दूसरी ओर उसका कंपैरिजन करूंगा हिंदू निकाह से। हिंदू निकाह पढ़ाने नहीं वाला, लेकिन एक कंपैरिजन करूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट भी बता दूंगा, स्पेशल मैरिज एक्ट का भी रेफरेंस दे दूंगा, आपके इंटरेस्ट को बनाए रखूंगा और अगले 20 मिनट में हमारा एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलो बिना समय गवाए, दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, निकाह, और दूसरा जो टॉपिक है बेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें हम वैलिड, रेगुलर, इरेगुलर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो है वैलिड मुस्लिम मैरिज की एसेंशियल्स क्या क्या है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, कुछ एसेंशियल्स की चर्चा करता हूं और आपको बताऊंगा अगर वो हैं प्रेजेंट तभी मुस्लिम मैरिज बेटा वैलिड मानी जाती है। हिंदू मैरिज में हम सेक्शन 5 को पढ़ते हैं कि नहीं, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जहां पर हिंदू मैरिज के एसेंशियल्स की हम बात करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें यहां देखना है कि हम कब मानेंगे कि एक मुस्लिम निकाह नियमों के साथ पूरा हुआ। ठीक है, तो चलिए कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज बड़ा महत्वपूर्ण है मुस्लिम निकाह के लिए बेटा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पार्टीज हैं, जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, जो ब्राइड है, ब्राइड ग्रूम है, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट। मैंने क्या लिखा आपके लिए, एट द टाइम ऑफ मैरिज बोथ द पार्टीज दैट इज द बॉय एंड द गर्ल मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। इसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं सेक्शन 10 में, इसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं और इसे आपको मुस्लिम लॉ में भी पढ़ना होगा कि कॉम्पिटेंसी की जरूरत है। पॉइंट नंबर ए, दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड के होने चाहिए। दे मस्ट अटेंड द एज ऑफ पबर्टी विच इज प्रिज्यूम टू बी 15 ईयर्स ऑफ एज। तो भैया इनके यहां जो कॉन्सेप्ट है एज का, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में हम कहते हैं 18 साल 21 साल, तो मुस्लिम लॉ में बेटा हम एज ऑफ पेबर्टी की बात करते हैं। एज ऑफ पेबर्टी सामान्यतः माना जाता है 15 साल की एज में आ जाता है। आप कहेंगे सर ये एज ऑफ पेबर्टी है क्या? बेटा जब भी किसी चाइल्ड की जो बॉडी है वो मैच्योर्ड हो जाए एंड इट बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए अगर वो मैच्योर्ड हो जाए तो हम उसे मानते हैं कि एज ऑफ पबर्टी आ गई, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड था और एक ऐसी एज आ गई, एक ऐसा जंचर आ गया जब एडल्टहुड हो गया, तो मैंने इसीलिए लिखा भी विच इज प्रिज्यूम्ड टू बी 15 ईयर ऑफ एज। ठीक है, दे मस्ट बी मुस्लिम, वेदर शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। मैंने आपको शिया के स्कूल पढ़ाए, सुन्नी के स्कूल पढ़ाए, तो मुसलमान के साथ ही होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में भी तो हम यही पढ़ते हैं कि भैया जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, वो हिंदू होना चाहिए तभी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, नहीं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी पड़ेगी। तो कॉम्पिटेंसी को लेकर ABC आपको याद रखना होगा। दूसरा विषय कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा एसेंशियल है हस्बैंड और वाइफ की बेटा कंसेंट होनी चाहिए। अगर हम इसे हिंदू मैरिज एक्ट के साथ कंपेयर करते हैं और आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वहां भी आपको कंसेंट मिलता है, कंसेंट होनी चाहिए। और मुस्लिम लॉ को शादी के लिए मैं प्रोग्रेसिव कानून मानता हूं, क्योंकि जो महिला की कंसेंट है उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। हम मूवीज वगैरह में देखते होंगे, कहा जाता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, एक बार नहीं 3-3 बार बोलो, क्योंकि कंसेंट को स्टैब्लिश करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है बेटा कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सो कंसेंट ऑफ द पार्टीज or of guardian in case of parties are minor or insane is necessary for valid marriage. Such consent must be free and voluntarily made। तो या तो हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है, अगर बेटा वो माइनर है या इंसेन है तो कहा गया कि आप, कहां गया गार्डियन, उनके गार्डियन की कंसेंट लीजिए।
सच कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड वॉलेंट्री। आप सेक्शन 90 इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखो कितनी जगह, ऑल्दो यहां पर इंडियन पिनल कोड नहीं लग रहा है, मैं केवल उस एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं। सेक्शन 90 में हम कहते हैं कि भाई अगर कंसेंट है तो इट मस्ट बी फ्री वन, इट मस्ट बी वॉलेंटरली मेड, वहां पर इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, अनसाउंडनेस नहीं होना चाहिए, और वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो वो जो बेसिक फंडामेंटल है वो कॉन्ट्रैक्ट में भी लागू होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी लागू होता है, यहां भी लागू होता है कि कंसेंट दी जा रही है तो गन पॉइंट वाली कंसेंट नहीं कि बंदूक लगाएं, हाँ भाई बोलो कबूल है कबूल है कबूल है, वो वाली कंसेंट नहीं। इट मस्ट नॉट बी रिजल्ट ऑफ द कंपल्शन, फोर्स और द फ्रॉड। If the consent is obtained by compulsion, the marriage is void. However, under the Hanafi law, consent given under compulsion is also a valid consent. इसीलिए कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि सारे स्कूलों में नियम कुछ अलग अलग हैं मुस्लिम लॉ में। तो कहा गया कि अगर हनाफी लॉ है तो वहां पर अगर कंपल्सन के अंतर्गत भी कंसेंट दिया गया है, कहा गया ठीक है यार वो वैलिड है। लेकिन इन जनरल बेटा हनाफियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो हनाफी स्कूल के अनुयायी हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो यदि कंसेंट बेटा कंपल्सन में दी गई है, फोर्स में दी गई है, फियर में दी गई है, लालच में दी गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी तो हम लोग यही पढ़ते हैं, तो वो कंसेंट प्रॉपर कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण एसेंशियल क्या है? कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिटीज ऑफ मैरिज, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो भैया हम क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ में, हम कहते हैं कि सर ये तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑफर आया उसे एक्सेप्ट किया गया, कहा कि भैया शादी करोगे, कहा हाँ करेंगे, कबूल है कबूल है कबूल है। मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, सेक्शन 2, 3, 4 में पढ़ते हैं, वो मुस्लिम मैरिज में भी पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है जो हिंदू मैरिज है वो तो एक संस्कार है, वो तो एक सैक्रामेंट है, लेकिन एक मुस्लिम मैरिज क्या है बेटा? वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों सिविल कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि वहां पर ऑफर है, वहां पर एक्सेप्टेंस का एलिमेंट है। जहां भी ऑफर है, जहां भी एक्सेप्टेंस है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए, मुस्लिम मैरिज रिक्वायर्स नो पर्टिकुलर सैक्रामेंट और राइट। ध्यान दीजिएगा, जब हम बेटा मुसलमानों की शादी की बात कर रहे हैं, निकाह की बात कर रहे हैं, देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर सैक्रामेंट और राइट। आप कहेंगे हाँ ठीक है, ठीक नहीं है। जब आप हिंदू मैरिज की बात करेंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की बात करेंगे, संस्कारों की बात करेंगे, आप कन्यादान की बात करते हैं, आप पाड़ी ग्रहण संस्कार की बात करते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ना है, आप सप्तपदी की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, सिंदूर दान की बात करते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज है, होनी चाहिए हिंदू मैरिज में। मुस्लिम मैरिज में ना कोई जरूरत नहीं। मुस्लिम मैरिज में क्या महत्वपूर्ण है? देयर शुड बी प्रोपोजल, जिसे मिजाब बोलते हैं, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रोपोजल, जिसे हम कबूल बोलते हैं, इधर ओलरी और इन राइटिंग। तो वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सच प्रोपोजल and acceptance must be made at one meeting and the words must indicate with certainty without any condition that marriage has been contracted। तो ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है बेटा, ये एक मीटिंग में होना चाहिए। एक मीटिंग का क्या मतलब है? मतलब कभी एक लड़का एक लड़की से मिला, कहा शादी करेंगे हम लोग, या तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर उसने 2 साल बाद जाके कहा कबूल है कबूल है कबूल है, लड़के ने कहा भैया शादी हो गई। नहीं नहीं, दैट कैन नॉट बी डन इन वन मीटिंग। दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड बेटा। ठीक है, और विद सर्टेनिटी, कॉन्टिजेंसी नहीं होना चाहिए। जब सूरज और चांद मिलेंगे तब हमारी और तुम्हारी शादी होगी, कबूल है? कहती है हाँ कबूल है। नहीं भैया, सर्टेनिटी के साथ, एक मीटिंग के साथ, विटनेस की मौजूदगी में साथ, अभी विटनेस का जो एलिमेंट है वो भी आपको पढ़ाऊंगा, तभी बेटा एक वैलिड निकाह किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट। ठीक है, one meeting or same meeting is not to be interpreted literally. One meeting or the same sitting is not to be interpreted literally. It connotes an idea that offer and acceptance must be simultaneous। जो मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो simultaneous correlation है, जो एक सिम्बियोटिक प्रोसेस है, ये स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है ना, कि बोला गया, समझा गया, मीटिंग ऑफ माइंड हुई और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, चौथा एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है बेटा? विटनेसेस की मौजूदगी जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं की जब शादी होती है तो क्या विटनेस की जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे हाँ पंडित जी रहते हैं, फूफा जी मौसा जी रहते हैं, लोग शादी तय कराते हैं। अरे नहीं, रहे वन पार्ट, जरूरी नहीं है।
आप पूरा हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लो बेटा, वहां पर विटनेस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगी। हां, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो शादी होती है जिसे हम कहते हैं सेकुलर शादी, उस शादी में विटनेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में फॉर वैलिड हिंदू मैरिज बेटा विटनेस की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 आप पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन जब हम मुस्लिम मैरिज की बात करेंगे तो मुस्लिम मैरिज में विटनेस का होना जरूरी है। द ऑफर and the acceptance must be made in presence of two competent witnesses. Any male Muslim who is of sound mind and has attained the puberty can be a witness. तो बेटा जो व्यक्ति साउंड माइंड का है और जिसने पबर्टी अटेंड कर लिया, बच्चा गुड्डा गुड़िया तो बनेंगे नहीं, तो जिसने पबर्टी अटेंड कर ली है और जो साउंड माइंड का व्यक्ति है वही विटनेस बन सकता है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है बेटा वो माना जाता है दो कॉम्पिटेंट विटनेस की मौजूदगी में ही होना चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है। इफ टू मेल मुस्लिम, ध्यान से पढ़िएगा, if two male Muslims are not available, then one male together with two female will fulfill the requirement. ठीक है यार, दो मेल नहीं मौजूद है तो कोई बात नहीं, एक मेल हो जाएगा, दो फीमेल हो जाएगी, 1+2 हो जाएगा। ऐसे जनरल प्रोपोजिशन क्या है कि भैया दो मेल मुस्लिम रहने चाहिए। A marriage without witnesses or incompetent witnesses irregular, that is फासिद। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको void का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। void मतलब शुरू से शून्य, शून्यता शुरू से है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेटा हम कह रहे हैं उस शादी को इररेगुलर, उस शादी को फासिद कह रहे हैं क्योंकि विटनेस नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं वॉइड है, वो इररेगुलर है। अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, presence of witnesses is not legally required. A marriage will be valid marriage even without witnesses in Shia law. मैंने कहा ना फिर अंतर है। वहां पर बेटा क्या अंतर था, हनाफी लॉ में अंतर था, यहां पर क्या अंतर है, शिया सुन्नी में अंतर है। मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत इसीलिए की जाती है कि एक कानून रहेगा वो सब पर लागू होगा। मैं यहां कोई यूसीसी की एडवोकेसी करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सुन्नी में तो बड़ी जरूरत है, लेकिन शिया में कहा जा रहा है कोई बात नहीं, अगर विटनेस नहीं है तब भी वैलिड मैरिज किया जा सकता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, जब मैं मुस्लिम वैलिड मैरिज की बात करता हूं तो बेटा कुछ प्रोहिबिशन नहीं होने चाहिए, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बेटा हम हिंदू मैरिज की बात करते हैं। भैया हिंदू मैरिज में भी तो प्रोहिबिशन है। अंडर एज नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इनकैपेसिटी नहीं होना चाहिए, सपिंदा नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए, बायगेमी नहीं होना चाहिए। ये भी तो प्रोहिबिशन है। ऐसे तो मान के चलते हैं भाई प्रोहिबिशन के रूप में सपिंदा है, प्रोहिबिटेड डिग्री है। उसी तरीके से एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए भी बेटा कहा जाता है कि कुछ प्रोहिबिशन नहीं होने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। फॉर अ वैलिड मैरिज देयर मस्ट बी नो इंपेडिमेंट्स लेट डाउन अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ। प्रोहिबिशन में इधर भी एब्सोल्यूट रेंडरिंग अ मैरिज वॉइड और रिलेटिव रेंडरिंग अ मैरिज इरेगुलर। तो दो तरीके के प्रोहिबिशन है, एक तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के साथ की हुई शादी शून्य मानी जाएगी, और यदि बेटा प्रोहिबिशन रिलेटिव है तो ऐसी शादी क्या होगी, वो शून्य नहीं होगी अपितु वो इरेगुलर मानी जाएगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ मेहर, छठवां विषय कि मेहर का दिया जाना मुस्लिम मैरिज का बेटा एक कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ये महिला को बेटा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ये महिला को लीगल राइट देता है, और मेहर माना जाता है कि एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, सिंबल ऑफ ऑनर है। आप कहेंगे सर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, मेहर जैसा प्रोग्रेसिव प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में है ही नहीं। तो चलिए मेहर के बारे में पढ़ते हैं। छठवीं कंडीशन, द मेहर और द डावर इज द अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। वाइफ से हस्बैंड को नहीं जा रही है, ये बेटा पति से पत्नी को जा रही है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हर एग्रीइंग टू मैरिंग। कि भैया ठीक है तुम स्वीकार कर रही हो, तुम मुझसे शादी कर रही हो, तो मैं तुम्हें मेहर दूंगा, मैं तुम्हें डावर दूंगा। एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, एक टोकन ऑफ डिग्निटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तुम्हारा लीगल राइट है। ऐसा हिंदू लॉ में नहीं है। इन शिया
इट कैन बी रेंडरिंग ऑफ सम सर्विसेज ऑल्सो, डावर में बी स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड। हम लोग आगे चल के डावर के बारे में पढ़ेंगे भी। तो जो शिया लॉ है बेटा, जरूरी नहीं उसमें पैसा की बात हो, उसमें सर्विस की भी बात हो सकती है। तो डावर क्या, वो स्पेसिफाइड भी हो सकता है कि मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, और डावर भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक रीजनेबल रेस्पेक्टेबल अमाउंट तुमको दूंगा। ठीक है, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड। इफ इट इज अनस्पेसिफाइड then it can be presumed dower may be prompt dower और deferred dower। prompt और defer का क्या मतलब होता है? एक डावर होता है तुरंत दे देना, एक होता है जिससे हम टाल दें बाद में। ठीक है, तो prompt, defer, specified, unspecified ये डावर्स की कैटेगरीज होती हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। however, हालांकि क्या लिखा गया, however dower cannot be considered as consideration for a contract in the ordinary sense as it has several other purposes also। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जिस कंसिडरेशन की हम बात करते हैं, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम मुस्लिम मैरिज को सिविल कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो हमने कहा ऑफर एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कहा अरे वो डावर जो है ना वो कंसिडरेशन है, नहीं नहीं, कहा इसके बहुत दूसरे पर्पसेस भी हैं, इससे प्योर कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता है। डावर इज नॉट द कॉज फॉर मैरिज, रादर मैरिज इज द कॉज फॉर डावर। तो डावर की वजह से शादी नहीं हो रही है, मेयर की वजह से शादी नहीं हो रही है, पैसा रुपया लेने देने की वजह से शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है इसलिए बेटा मेहर का कॉन्सेप्ट है, इसलिए डावर का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने वैलिड मुस्लिम मैरिज को लेकर 6 एसेंशियल्स को पढ़ा, जाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उसके कंपैरिजन को भी जाना कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वहां पर क्या व्यवस्था है, वहां पर क्या लॉ है। शादी से ही जुड़ा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है बेटा टाइप ऑफ मैरिज। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी वॉइड के बारे में पढ़ा, इर्रेगुलर के बारे में पढ़ा। तो जब हम मुस्लिम मैरिज की बात करते हैं तो मुस्लिम मैरिज 3 तरीके से हो सकती है बेटा। एक को हम कहेंगे शाही, ठीक है, SHAHI, जिसे हम कहते हैं वैलिड मैरिज। दूसरे को हम कहेंगे फासिद, इर्रेगुलर। फासिद में आप कह दो फंसा देना, मतलब अगर इर्रेगुलर मैरिज है तो भाई पति पत्नी का फसान है एक तरीके से, आ गया फासिद। और जो तीसरी मैरिज है बाटिल, उसे कहते हैं वॉइड मैरिज। तो अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, चलिए